हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो है यूनिट नंबर 1 हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में। ये जो मैंने जो पेजेस लिए हैं वो कामता प्रसाद के गुरु के द्वारा लिखित हिंदी व्याकरण में से लिए हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि इस बुक में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे P/Q में। और ये उसकी बुक का फ्रंट पेज है, हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, ये है उसका फर्स्ट पेज। उसके बाद है भूमिका। भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भूमिका में से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आजकल भूमिका में से आते हैं, क्योंकि अब जो पेपर है वो काफ़ी डीपली पूछे जाने लगा है। तो देख लेते हैं। ये हिंदी व्याकरण काशी नगरी प्रचारणी सभा के अनुरोध और उत्तेजन से लिखा गया है। सभा ने लगभग 5 वर्ष पूर्व हिंदी का एक सर्वांगपूर्ण व्याकरण लिखवाने का विचार करके इस विषय के 2-3 ग्रंथ लिखवाए थे, जिनमें बाबू गंगा प्रसाद M.A. और पंडित रामकरण शर्मा के लिखे हुए व्याकरण अधिकांश में से उपयोगी निकले। तब सभा ने इन ग्रंथों के आधार पर अथवा स्वतंत्र रीति से एक विस्तृत हिंदी व्याकरण लिखने का गुरुभार मुझे सौंपा। इस विषय में पंडित महाप्रसाद द्विवेदी और पंडित माधव राव सुप्रे ने भी सभा से अनुरोध किया था, जिसके लिए मैं आप दोनों महाशयों का कृतज्ञ हूँ। यहाँ तक ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आगे आप पढ़ लेना। आगे ये इम्पोर्टेंट है। उस भार को अब मैं 5 वर्ष के पश्चात इस पुस्तक के रूप में यह कहकर सभा को लौटाता हूँ कि अर्पित है गोविंद तुम्ही को तुम्हारी वस्तु। अर्पित है गोविंद तुम्ही को वस्तु तुम्हारी। ये लाइन बहुत कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसका। ये लाइन पूछी जा सकती है। आगे देख लेते हैं। इस ग्रंथ की रचना में हमने पूर्वोक्त दोनों व्याकरणों से यंत्र तंत्र सहायता ली और हिंदी व्याकरण के आज तक छपे हुए हिंदी और अंग्रेजी ग्रंथों का भी थोड़ा बहुत उपयोग किया है। यहाँ से ये लाइन इम्पोर्टेंट है, द्विवेदी जी द्वारा लिखित हिंदी भाषा की उत्पत्ति। यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो द्विवेदी जी द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और ब्रिटिश विश्वकोश के हिंदुस्तानिक नामक लेख के आधार पर इस पुस्तक में हिंदी की उत्पत्ति लिखी गई है। आगे देख लेते हैं। ये 12 पेजों की भूमिका है। इसमें से मैं इम्पोर्टेंट ही आपको बताऊंगी, बाकी आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये पेज दोबारा आ गया। ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कोई इतना ज़्यादा। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ यह कह देना, ये वाली लाइन, यहाँ यह कह देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस पुस्तक में सभी जगह अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण नहीं किया गया है। इसमें यथासंभव संस्कृति प्रणाली का भी अनुसरण किया गया है। यथास्थान अंग्रेजी व्याकरण के कुछ दोष भी दिखाए गए हैं। आगे देख लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका फर्स्ट पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतना नहीं लग रहा है। बाकी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी देख लो ना। थोड़े बहुत आवश्यक शब्द मराठी तथा, यहाँ से थोड़े बहुत आवश्यक शब्द मराठी तथा बंगाली भाषाओं के व्याकरण से लिए गए हैं। उपरोक्त शब्दों के अभाव में कुछ शब्दों की रचना हमने स्वयं की है। बीच बीच में बहुत इम्पोर्टेंट लाइनें आई हैं, वो आप पढ़ते चलना। अच्छा, ये देखो, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा के पूर्व रूप अपभ्रंश का व्याकरण हेमचंद्र ने 12वीं शताब्दी में लिखा है।
पर हिंदी व्याकरण के प्रथम आचार्य का पता नहीं लगता। अच्छा, तो किसने लिखा है हिंदी भाषा के पूर्व रूप में अपभ्रंश का व्याकरण? तो हेमचंद्र ने लिखा है। और कौन से शताब्दी में लिखा है? 12वीं शताब्दी में लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उस समय के कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अंग्रेजी में हिंदी का एक व्याकरण लिखा था। क्वेश्चन आ जाता है भी फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर गिलक्राइस्ट थे। और उन्हीं के समय में प्रेम सागर के रचयिता कौन थे जी? लल्लू लाल जी थे। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे यहीं सॉल्व हो जाते हैं। लल्लू लाल जी ने कवायद हिंदी के नाम से हिंदी व्याकरण की एक छोटी पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कवायद हिंदी, जो किसने लिखी थी? लल्लू लाल जी ने लिखी थी। और ये हिंदी व्याकरण की क्वेश्चन आ सकता है, लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई हिंदी व्याकरण की कौन सी पुस्तक है? तो कौन सी है जी? कवायद हिंदी। हमें इन दोनों पुस्तकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर इनका उल्लेख अंग्रेजी के लिखे गए हिंदी व्याकरण तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में पाया जाता है। बाकी ये सब आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे पंडित श्रीलाल शुक्ल का भाषा चंद्रोदय प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन आ जाता है। तो श्रीलाल शुक्ल का कौन सा ग्रंथ था? भाषा चंद्रोदय। और बाबू नवीन चंद्र राय का नवीन चंद्रोदय, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण की बुक से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये पेज पढ़ लेना आप। ये पेज दोबारा आ गया, इसको छोड़ दो। अच्छा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे पादरी एंथरिंगटन साहब का प्रसिद्ध व्याकरण भाषा भास्कर प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो पादरी एंथरिंगटन साहब का कौन सा प्रसिद्ध व्याकरण था? तो भाषा भास्कर, ये याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये वही पेज है, दोबारा से आगे। अच्छा, ये देख लेना, पंडित केशवराव भट्ट कृत हिंदी व्याकरण, ठाकुर रामचरित सिंह कृत भाषा प्रभाकर, पंडित रामअवतार शर्मा का हिंदी व्याकरण, पंडित विशेषदत्त शर्मा का भाषा तत्व प्रकाश और पंडित राम निहिन मिश्र का प्रवेश का हिंदी व्याकरण है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पुस्तक के प्रकाशन आरंभ होने के पश्चात पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी की हिंदी कौमुदी प्रकाशित हुई, इसलिए अन्यान्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक के किसी विवेचन का विचार हमारे ग्रंथ में ना हो सका। हिंदी कौमुदी अन्य सभी व्याकरण की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रमाणिक और शुद्ध है। तो हिंदी कौमुदी किसकी रचना है? कमेंट में बताना, ये ऊपर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, केलॉग, ग्रिबिस, पिटाक आदि विदेशी लेखकों ने हिंदी व्याकरण की उत्तम पुस्तकें अंग्रेजी के लाभार्थी अंग्रेजी में लिखी हैं। क्वेश्चन आ सकता है, अंग्रेजी में लिखी गई किन किनों ने लिखी है? तो केलॉग, ग्रिबिस और पिकाट ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचार लिखकर हिंदी विभक्तियों की उत्पत्ति के विषय में गर्भापूर्ण समालोचना की है।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पढ़ना हो तो ये पॉज करके आप पढ़ सकते हो, पर ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। इसका फर्स्ट पेज ज़रूर पढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की आशंका है। और जो भी इसके राइटर्स आए हैं, जो भी राइटरों के नाम आए हैं और उनकी जो भी हिंदी व्याकरण को लेके पुस्तकें आई हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। अच्छा, ये देख लेना, लिखित सदस्यों बैठक में भाग लेकर कार्यों का मूल्य सहायता प्राप्त की। ये ऐसी पेज आया, जो किसी के पास क्लियर पेज होगा तो मुझे सेंड कर देना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य पंडित ये क्लियर आया नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी, राम नारायण मिश्र, जगन्नाथ श्यामसुंदर दास, पंडित रामचंद्र शुक्ल। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है भी किन किन की बैठक में, लिखित सदस्यों की बैठक में किन किन ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ तक हो सकता है। बस ये यहीं तक भूमिका थी। ये 12 पेजों की भूमिका है। आप एक बार पढ़ लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें जो मेन है वही हैं जो इनमें से जिनके ग्रंथों के नाम आए हैं, कवियों के नाम आए हैं, और इसका फर्स्ट पेज। उसके बाद से एक ये व्याकरण संशोधन समिति करके है, ये भी मैंने आपको दे दिया है, नागरिक प्रचारणी सभा का है। ये आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आगे देखते हैं व्याकरण के विभाग। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिए हैं, ठीक है। तो इसका व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है, और भाषा का मुख्य अंग क्या है? वाक्य। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द प्राय मूल ध्वनियों से, ठीक है। इसके जो वर्ग, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य कितने विभाग होते हैं जी? 3 होते हैं। वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। वर्ण विचार क्या है? व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्गों के आकार, उच्चारण और उसके मेल से शब्द बनाने के नियम दिए गए हैं। शब्द साधन कौन सा है? व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूपांतर और उत्पत्ति का वर्णन रहता है। वाक्य विन्यास व्याकरण के उस विभाग का नाम है जिसमें वाक्यों के अवयव का परस्पर संबंध बताया जाता है और शब्दों के वाक्य बनाने के नियम दिए जाते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी की उत्पत्ति। ये भी आप पॉज करके पढ़ लेना, इसमें से भी इतना क्वेश्चन आता नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो आप PYQ क्वेश्चन करोगे उनमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आर्य भाषाएं, इसमें संस्कृत, प्राकृतिक, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं हैं। शामी भाषा, इसमें इब्रानी, अरबी, हबशी भाषाएं हैं। तुरानी भाषा इस वर्ग में मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ी और तुर्की आदि भाषाएं। क्वेश्चन आता है कौन सी आर्य भाषा में शामिल है, इनमें से कौन सी शामी भाषा में शामिल है। ये आया हुआ है, एक और आया था इसमें आर्य भाषा में शामिल नहीं है, उसमें ये तुर्की दिया हुआ था जो कि ये तुरानी भाषा में शामिल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेज, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको तो आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लेना। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये भी पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कृत, इसमें ये शब्द दिए हैं, संस्कृत में क्या होता है, मीडी में क्या होता है, फारसी में क्या होता है, यूनानी में क्या होता है, लैटिन में क्या होता है, अंग्रेजी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कृत और प्राकृतिक। ये भी देख लेना, जब आर्य लोग पहल भारतवर्ष में आए तो उनकी भाषा प्राचीन वैदिक संस्कृत थी। इसे देववाणी भी कहते थे। रामायण, महाभारत और कालिदास आदि के काव्य में जिस प्राकृतिक भाषा में है वो बहुत पीछे की है। ये पढ़ लेना आप, ये भी पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। अच्छा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि जैन तीर्थक महावीर स्वामी इसी अर्धमागधी में जैन धर्म का उपदेश देते थे। क्वेश्चन आ सकता है, महावीर
किस भाषा में उपदेश देते थे, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी पढ़ लेना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक करके पढ़ाती रहूँगी, तो फिर आप इसको पॉज करके पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहती हूँ इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ा। हाँ, ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पहली प्राकृत आई, फिर पाली या दूसरी प्राकृत, फिर इससे क्या निकली शौरसेनी, नागराभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी हरभ्रंश, पूर्वी हिंदी, और ये वर्तमान हिंदी और मागधी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स ज़रूर बना लेना। नेक्स्ट ये आप पढ़ लेना, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, रामायण की भाषा कौन सी है, ये याद रखना। रामायण की भाषा अवधी है, पर वह बैसवाड़ी से विशेष मिलती जुलती है। गोसाई के और ग्रंथों में अधिकांश ब्रज भाषा है। इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि केशवदास, बिहारीलाल, भूषण मतीराम और नाभादास हैं। केशवदास प्रथम कवि है जिन्होंने साहित्यिक विषय ग्रंथ रचे। इस विषय के अनेक ग्रंथ हैं। कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामालंकृत मंजरी, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, इन केशवदास की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरती मिश्र ने इस समय में ब्रज भाषा के गद्य में बेताल पच्चीसी नामक एक ग्रंथ लिखा था। ये आधुनिक हिंदी आ गई, इसको आप पढ़ लेना। ये लल्लू लाल जी के हैं, जो आप देख लेना। अच्छा, ये तत्सम और तत्भव शब्द आ गए। ठीक है, उन शब्दों को छोड़कर जो फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में हैं। अन्य के मुख्य 3 प्रकार है, तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने असली रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है, जैसे राजा, पिता, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता। तद्भव शब्द वो है जो सीधे प्रकार से हिंदी भाषा में आ गए हैं, प्राकृतिक के द्वारा संस्कृत से निकले, जैसे राय, ये आया था राय, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ऐसे करके आया था, या तत्सम नहीं है, ये राय ऑप्शन आया था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। खेत, दहना, किसान, यहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन था सीधा। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप ले हो गए, जैसे बच, अंग्या, मुँह, बंस इत्यादि। अर्ध तत्सम से क्वेश्चन आया नहीं है, तो हो सकता है आ जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों तो आपको याद रखना ही होगा। आगे ये देख लेना आप, ये तत्सम, अर्ध तत्सम और तत्भव का मैंने ये पेज रखा है। ये तत्सम इसका क्या है, अर्ध तत्सम क्या है और इसका तद्भव क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नोट्स बना लीजिएगा आप। अच्छा, आगे ये देशज है। देशज वे शब्द हैं जो किसी संस्कृत से मूल से निकलते नहीं, जान पड़ते और जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगता, जैसे तेंदुआ, खिड़की, धुआं और ठेस इत्यादि। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। विदेशी शब्द, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी कहलाते हैं। अंग्रेजी से आजकल भी शब्दों से भरती जा रही है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से तो आता ही आता है। फारसी शब्द कौन से हैं, आदमी, उम्मीदवार, कमर, खर्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दुकान, बाग, मोजे थे। अरबी, ये औरत तो 2 बार आ चुका है। अरबी शब्द इसमें से कौन सा है, ये बहुत, या औरत कौन सी शब्द है। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पेज है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लेना। तुर्की कौन से हैं, कोतल, तमगा, तोप, लाश इत्यादि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक एक पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना नहीं पढ़ रही। मैं आपको ये पेज आपके सामने रख दिया, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना।
ये वही चीज़ दोबारा आ गई। तो ये हमारा था आज की वीडियो। बाकी जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा ग्रामर वर्क होगा। मैं आगे पढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अगर मेरे हिंदी व्याकरण हम अगले भाग में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।